नमस्कार, मैं मनोज सर पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये जो नया वीडियो है ये आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विकास की अवस्था के अंतर्गत शैशवावस्था की। अभी तक हमने विकास और अभिवृद्धि देखी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की थी। अब हम विकास के ही अंतर्गत देखेंगे अवस्था, स्टेज। बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिसमें हम पहली अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, शैशवावस्था। तो चर्चा करने से पहले फिर वही हमारा निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो निःशुल्क चीजें हैं वो आप तक पहुंच जाएं और हम लोगों का जो मुहिम है सभी लोगों को साथ लेके चलने का, उस मुहिम को भी हम सफल बनाएं। इसलिए वही चीजें बार बार हमें रिपीट करनी होती हैं। तो चलिए चलते हैं। लेकिन चलने से पहले दोस्त एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो वीडियो है विकास की अवस्था के संदर्भ में या विकास के बारे में पढ़ाया जा रहा है या किसी भी क्लास का वीडियो, चूंकि हमारे यहाँ सारे क्लास की वीडियो चल रहे हैं, तो जो भी वीडियो चल रहा है आप अंत तक बने रहिए। बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हम दे रहे हैं आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे ही सारी चीजें मिलेंगी। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना तो किताब का सहारा लेना पड़ेगा और ना ही कहीं कभी किसी कॉम्पिटिटिव सीरीज वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी आपको। बिल्कुल आप सारी चीजें यहाँ से उपलब्ध होती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं हम शैशवावस्था यानी विकास की प्रथम अवस्था के रूप में, और वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी। और अंत में मैं एक समरी के रूप में आपको बताऊंगा कि इसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं और कैसे हम इसको लर्न करेंगे, कैसे हम इसको याद करेंगे दोस्त। तो ठीक है, चलिए चलते हैं हम। शैशवावस्था यानी विकास की पहली अवस्था है, और इस अवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि यह अवस्था लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था के रूप में माना जाता है, यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। लिखा भी है यहाँ पे, जीवन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है, यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और महत्वपूर्ण काल क्यों भी ना भी हो भाई, शैशवावस्था है, विकास की प्रारंभिक अवस्था है। और इस अवस्था में चूंकि आप बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कथन देखेंगे तो ये खुद स्पष्ट हो जाएंगे कि हाँ, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है। तो चलिए चलते हैं हम। पहला है शैशवावस्था, बालक का निर्माण काल है, राइट, ठीक है। दूसरी चीज की यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। गाइस, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को हम क्या मानते हैं? शैशवावस्था। ये तो स्पष्ट हो गया कि जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था है वह शैशवावस्था के रूप में देखी जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज कि इसको 2 उप अवस्थाओं में बांट दिया गया। शैशवावस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांट दिया गया, एक पूर्व शैशवावस्था और एक उत्तर शैशवावस्था, ठीक है। पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था को जन्म से लेकर 3 वर्ष माना जाता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ये पहले 3 वर्ष को पूर्व शैशवावस्था और 3 से लेकर 5 वर्ष तक को उत्तर शैशवावस्था के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, 2 उप अवस्थाओं में है, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था को जन्म से 3 वर्ष के रूप में देखा जाता है और उत्तर शैशवावस्था को 3 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में देखा जाता है, ठीक है। न्यूमैन विचारक का कथन है, मनोवैज्ञानिक का कथन है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के ग्रहणशील अवस्था के रूप में देखी जाती है, ठीक है। न्यूमैन साहब कहते हैं कि जो ये शैशवावस्था है ये शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील अवस्था है, ठीक। इसके बाद फ्रायड साहब आते हैं। फ्रायड साहब के बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है गाइस ये, कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। यानी बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ये कथन किसका है? फ्रायड साहब का है, इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये तो चीजें हैं। 15 वर्ष की अवस्था में, यानी 15 दिन, सॉरी, ये 15 दिन में बच्चे का त्वचा का रंग अस्थायी होना प्रारंभ होता है। देखिए, बच्चा जन्म लिया और जन्म के समय धीरे धीरे वो आंखें खोलता है, सिर धड़ से जुड़ा हुआ होता है और
उसके बाद बाल मुलायम व मांसपेशियां छोटी व कोमल होती हैं। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग अस्थायी होता है। तो ये अक्सर एग्जाम में मिल जाता है कि जन्म के कितने दिन बाद बच्चे का त्वचा का रंग अस्थायी होता है, तो 15 दिन बाद होता है। ये भी मिल जाता है कि जन्म के कितने दिन बाद ये कंफर्म किया जा सकता है कि बच्चा किस रूप रंग का होगा, तो ये भी 15 दिन बाद ही है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, और दूसरे, नवजात शिशु क्या करता है? क्रंदन करता है, तब उसके फेफड़ों में हवा भरती है और वहीं से श्वसन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। राइट, ठीक है, और 15 से 20 घंटे तक सोता है। ठीक है, ये तो चीजें आपको स्पष्ट है। दूसरी चीज कि ये जो शैशवावस्था है गाइस, ये कुछ विचारकों के अनुसार इसे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी के रूप में माना जाता है। जैसे क्रो एंड क्रो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रश्न आया हुआ है ये कि क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, मैं इंपॉर्टेंट आपको बताते चल रहा हूं, आप इसको नोट करते जाइए। अगर नोट करने की चीजें हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अच्छे से देख लीजिए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये क्रो के अनुसार है। दूसरा, एडलर साहब हैं, एडलर साहब क्या कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। वो चोर बनेगा, बदमाश बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा आईएएस पीसीएस बनेगा, क्या बनेगा, ये जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है आपका, जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा। ठीक है, एडलर साहब। स्ट्रैंग साहब क्या कहते हैं? स्ट्रैंग कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियां सदैव बनी रहती है। ठीक है, तो एडलर साहब, स्ट्रैंग साहब का यह कथन था कि जन्म के किसी भी, यानी कि भावी जीवन का शिलान्यास, वो बालक अपने जीवन का भावी जीवन का शिलान्यास करता है। बाकी जो है किसी भी समय किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन जो भी परिवर्तन होता है उसमें उसकी मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो सदैव बनी रहती है। ठीक है, आगे कहते हैं गुड एनएफ साहब का एक कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। गाइस, ये भी चीजें अच्छी है गुड एनएफ साहब का, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शारीरिक विकास की, कि शारीरिक विकास शैशवावस्था का कैसे होता है। चलिए, तो शारीरिक विकास की बात कर ले तो सबसे पहले हम बात कर ले क्रो एंड क्रो के अनुसार शैशवावस्था में शारीरिक विकास नहीं होता है। क्रो एंड क्रो ने माना कि इस प्रकार के शारीरिक विकास देखे जाते हैं। इसमें पहले हम बात करें भार की, तो भार यानी 7.5 पाउंड और 7.3 पाउंड के अंतर्गत देखा जाता है। यानी ये 7.5 पाउंड किसका है? ये मेल का है, और 7.3 पाउंड जो होता है ये फीमेल का वजन होता है। ठीक है, और ये चूंकि बढ़ता रहता है तो आगे भी तक 6 माह में शिशु का भार दुगना हो जाता है, 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है, और दूसरे वर्ष में शिशु का भार 1.2 पाउंड प्रति मास के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, और 5वें वर्ष के अंत में उसका भार जो होता है वो 38 से 43 पाउंड होता है। यानी अक्सर एग्जाम में मिलता है कि शैशवावस्था के अंत में शिशु का वजन कितना होता है, तो 38 से लेकर 43 पाउंड के बीच होता है। ठीक है, आप बात कर लीजिए लंबाई की, बहुत फटाफट देखिए लंबाई का। जन्म के समय और संपूर्ण शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। तो ठीक है, बालक की जो लंबाई होती है वो बालिका से अधिक होती है। ये जन्म के समय और संपूर्ण शैशवावस्था में भी अमूमन बात करें तो इसी तरह का होता है। जन्म के समय जो देखे, अब ये 19.5 इंच है। बालक की जो लंबाई होती है, यदि मेल की हम बात कर लें, मेल की लंबाई कितनी होती है? 19.5 इंच होती है, और फीमेल की अगर हम बात कर लें तो फीमेल की लंबाई 19.3 इंच के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, अगले 3-4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। उसके बाद फिर बालकों की लंबाई, ये उतार चढ़ाव की चीजें देखी जाती हैं कि अगले हम जब 3-4 वर्षों में जाते हैं तो फिर एक बार बालिकाओं की लंबाई बढ़ती है, लेकिन फिर बालकों की लंबाई बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस तरह से उतार चढ़ाव की स्थितियां
होती रहती हैं, ठीक है। और अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी लंबाई अमूमन क्या कहता है कि दूसरे 4-5 वंश के हिसाब से बढ़ती रहती है, ठीक है। छोड़िए, ये है सिर व मस्तिष्क का वजन। सिर व मस्तिष्क का वजन गाइस अब देख लीजिए, अक्सर एग्जाम में मिलता भी है इस तरह की चीजें कि बालक के सिर या मस्तिष्क का वजन, नवजात शिशु का सिर या मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ठीक है। तो हम उसके वो स्पष्ट करते हैं कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है गाइस, 1/4। यानी नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4, ठीक है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, फिर उसके बाद गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। यानी जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद हम हड्डियों की बात कर लें। हड्डियां यानी जन्म के समय नवजात शिशु की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 270 होती है। ये तो स्पष्ट है कि नवजात शिशु की हड्डियों की छोटी और संख्या जो होती है वो 270 होती है, ठीक है। फिर ये कोमल, लचीली और बहुत छोटी होती हैं। जैसे जैसे ये कैल्शियम, फास्फेट और अन्य प्रकार की चीजें ग्रहण करता है, इसमें मजबूती आती चली जाती है। यानी जब बच्चा अस्थिकरण की प्रक्रिया में होता है, अस्थि निर्माण की प्रक्रिया में होता है, तो दिन प्रतिदिन उसकी हड्डियां कुछ आपस में जुड़ती हैं और कुछ आपस से अलग होती जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार अस्थिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। दांत की बात कर लें, तीत की बात कर लें, तो तीत 6 माह में अस्थायी दांत यानी दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। तो कितने में, 6ठे माह में बच्चे में दूध के दांत, अस्थायी दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। और वो भी पहले निचले अगले दांत निकलते हैं, यानी नीचे के अगले दांत सबसे पहले निकलते हैं। अक्सर बहुत मायने चीजें हैं कि अक्सर मिल जाती हैं एग्जाम वगैरह में, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि शिशु का सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, किस हिस्से का दांत निकलता है। तो शिशु में सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, ठीक है। 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या तो कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सब दांत निकल जाते हैं, ठीक है। अन्य अंग की बात हम कर लें तो ठीक है, मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। और जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धड़कनें इसमें स्थिरता आती जाती है और लगभग 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। यानी ये नवजात शिशु के हृदय की धड़कन है जो 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कती है। और सहस्व अवस्था के अंत तक ये संख्या कितनी हो जाती है, तो ये संख्या 100 हो जाती है, यानी 100 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीजें बढ़ती चली जाती है, ठीक। इसके बाद हम विकास के अन्य महत्व को देख लेते हैं भाई साथ साथ, कि विकास के अन्य महत्व क्या है, ठीक। 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर व मस्तिष्क का संतुलन आरंभ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सहस्व अवस्था की मुख्य विशेषता। पूछ लेता है एग्जाम वगैरह में कि सहस्व अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, या 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से पूछेगा कि सहस्व अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं या सहस्व अवस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहला आता है शारीरिक विकास में तीव्रता, ठीक है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, सहस्वावस्था के बालक के शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। दूसरा कहता है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, यानी कि शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में काफी ज्यादा तीव्रता पाई जाती है, ठीक। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होता है, यानी सीखने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा तीव्रता पाई जाती है। वो अनेक चीजें आवश्यक और अनावश्यक जो भी होती हैं सब कुछ वो सीख लेता है, जो भी उसके सामने होती है क्रियाएं वो चीज सीख लेता है। इस संदर्भ में गेशल क्या कहते हैं कि बालक के प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों के दूना सीखता। आप सोच लीजिए, गेशल महोदय कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों का दूना सीखता है, यानी ये उसके सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता होती है। तो अगला आता है कल्पना की सजीवता, यानी कल्पना की सजीवता, बालक में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। इस संदर्भ में कुप्पू-स्वामी क्या कहते हैं कि 4 वर्ष के बालक में के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है। वो अति महत्वपूर्ण बात क्या है, वो अति महत्वपूर्ण बात है कल्पना की सजीवता, ठीक है।
यानी ये चीजें होनी चाहिए। कल्पना की सजीवता, यानी कुप्पुस्वामी का जो कथन है वो यही है कि बालक 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज है, वह है कल्पना की सजीवता। ठीक है, यानी वो कल्पना, इन सारी चीजों को काल्पनिक रूप में देखता है, काल्पनिक रूप में सोचता है, और वही उसके लिए एकदम सजीव लगती है। ठीक है, आगे दूसरों पर निर्भरता होता है तो ठीक है, असहाय बच्चा होता है, नवजात शिशु है तो स्वाभाविक है वो दूसरों पर निर्भर होगा, माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होता है। आत्म प्रेम की भावना होती है उसमें, यानी कि इस अवस्था के बच्चे में आत्म प्रेम बहुत ज्यादा पाया जाता है, वह स्वयं से प्रेम करना बहुत पसंद करता है, खुश रहता है अगर बच्चे को आत्म प्रेम की भावनाएं उसमें प्रबल पाई जाती है। ठीक है, नैतिकता का अभाव होता है, शिशु अच्छी और बुरी बातों का अनुचित ज्ञान की नैतिकता के अभाव की बात है कि मतलब बच्चा सही गलत उचित अनुचित इन सारी चीजों के बारे में उसे जानकारी नहीं होती। ठीक है, जो चीजें वो करता है उसके लिए वो सही ही लगती है। ठीक, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, यानी शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है। यदि उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है तो उसको अपनी वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करता है, यानी बच्चे की मूल प्रवृत्तिजन व्यवहार होता है, जो भी चीजें उसके सामने उसके मुंह में आ गई उस चीजों को वह व्यक्त कर ही देता है। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास है, यानी इस अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना विकसित होने लगती है। ठीक, इसके बाद आगे आएगा दूसरे बालकों की में रुचि या अरुचि। शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि या अरुचि उत्पन्न होती है। इस संबंध में स्किनर ने लिखा कि बालक 1 वर्ष के होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। ठीक है, और आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र ही यह अधिक निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। ठीक, तो दूसरे बालकों में रुचि अरुचि। इसके बाद संवेगों का प्रदर्शन, शिशु जन्म के समय उत्तेजना के अलावा और कई संवेग पाए जाते हैं, यानी कि संवेगों का प्रदर्शन भी बच्चा करने लगता है, संवेग भी उसमें दिखाई देने लगते हैं, संवेगों का प्रदर्शन होता है। ठीक है, काम प्रवृत्तियां भी प्रायः उसमें देखने को मिलती हैं, यानी मनोवैज्ञानिकों का शिशु में काम प्रवृत्तियां बहुत प्रबल होती हैं, पर वयस्कों के समान हुआ उनको व्यक्त नहीं कर पाता। अपने माता पिता का स्तनपान करना, यौनांगों पर हाथ रखना, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है, तो काम प्रवृत्तियों का विकास भी देखा जाता है। दोहराने की प्रवृत्तियां होती हैं, आप कुछ बोलिए बच्चा वही रिपीट करने लगता है, दोहराने लगता है, तो ये दोहराने की प्रवृत्तियां होती हैं। उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, यानी जानने की इच्छा रखना, बहुत कुछ वो जानना चाहता है। ठीक है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्राय होती है उसमें। और यह क्या है, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति को ही बताता है। अगर बच्चा कह दिया यह क्या है, जो भी चीजें उसके सामने आएंगी वह क्या है, तो तत्काल जिज्ञासा की प्रवृत्ति की ओर ही इंगित करता है। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये भी चीजें अच्छी हैं कि बच्चा अनुकरण द्वारा चीजों को सीखता है, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है ये विशेषता रही आपकी। इसके बाद शिक्षा का स्वरूप, ये लास्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक ये भी है, शैशवावस्था के बच्चों में शिक्षा का स्वरूप कैसे निर्मित किया जाए। ठीक है, तो इस किस्म में ये चीजें हैं। अब देखिए शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन इन्फेंसी। एक चीज आप जानिए कि वैलेंटाइन ने क्या कहा था, या वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी आइडियल पीरियड ऑफ लाइफ शैशवावस्था को कहा जाता है। और ये कथन किसका है, ये कथन वैलेंटाइन का ही है। ठीक है, तो इस कथन को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है। वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, अब देखिए वाटसन ने क्या कहा था, वाटसन ने कहा शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलिए तो हम शिक्षा के स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो उचित वातावरण होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि होना चाहिए, और वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होना चाहिए, यानी कि इस तरह की शिक्षा दिया जाए कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा निहित गुणों का विकास होना चाहिए, जो कि निहित गुण हैं उसको डेवलप किया जाए, यानी कि उन निहित गुणों में कुछ अच्छे गुण होते हैं उनका विकास किया जाए जो आधुनिक युग से संबंधित होते हैं। ठीक है, सामाजिक भावना के विकास की बात की जा रही है कि सामाजिक भावना का विकास किया जाए। इसके अलावा आत्म प्रदर्शन का अवसर दिया जाए उसको,
ठीक है, आत्म प्रदर्शन का अवसर दिया जाए। इसके अलावा मानसिक क्रियाओं का अवसर दिया जाए कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा मानसिक क्रिया करे, इसके लिए हमें शिक्षा का स्वरूप बनाना चाहिए। इसके अलावा अच्छी आदतों का निर्माण, यानी जो शिक्षा का स्वरूप हो वह अच्छी आदतों को निर्मित करने के लिए हो, अच्छी आदतों के निर्माण करने के लिए हो, और मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन हो, यानी शिशु का जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, और क्रिया द्वारा शिक्षा, यानी कि बालक में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो उसके काम करने के लिए उसको प्रेरित करती है। तो ये यदि उसके आधार पे बच्चा कोई काम करता है, इसे क्रिया द्वारा शिक्षा के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह की जो है प्रवृत्तियों का विकास करना अति आवश्यक है। ठीक है गाइस, ये जो चीजें हैं ये शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत देखी जाती हैं। इसके अलावा खेल द्वारा शिक्षा है, यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लर्निंग बाय प्ले की बात करते हैं। शिक्षा में शिशु द्वारा, खेल द्वारा यदि हम कोई शिक्षा प्रोवाइड करते हैं तो उसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, ज्यादा से ज्यादा वो रुचि लेता है। ठीक है, तो खेल द्वारा शिक्षा की हम बात कर ले। चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा की हम बात कर ले, यानी बच्चे को चित्रों और कहानियों के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और विभिन्न अंगों की शिक्षा, यानी शिशु के ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों की शिक्षा की व्यवस्था किया जाना चाहिए, जिसका समर्थन करते हुए रूसो ने लिखा है, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष की पहचान कर सकता है, सोच सकता है और कुछ चीजें याद कर सकता है। ठीक है, तो गाइस ये तो शैशव अवस्था के अंतर्गत देखी गई चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विकास की अवस्था के अंतर्गत हो, उसकी शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत देखा जा रहा हो, या फिर जो है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत देखा जा रहा हो। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको प्रायः जो है याद करने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है, नोट्स करने की जरूरत है। और इसी के साथ हम ये वीडियो आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।